हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी बायोलॉजी। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका कि ये सेकंड वीडियो है, और जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज डीएनए पैकेजिंग। यस, डीएनए पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। बराबर, मतलब हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की पैकेजिंग और यूकैरियोटिक डीएनए की पैकेजिंग पे हम लोग फोकस करने वाले। बराबर, बट उससे पहले मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर समझाना चाहूंगा। यस, वैसे मैं जब मैं पैकेजिंग टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो उसका मैं टाइमिंग दे दूंगा वहां पे, पर अगर आप ये बात जान लेते हैं तो अगेन ये आपके लिए नॉलेजफुल ही है, क्योंकि हमको जो डीएनए के जो टॉपिक्स है जैसे कि डीएनए का रेप्लिकेशन, बराबर, ट्रांसक्रिप्शन, ये हमको तब समझेंगे जब हमको डीएनए का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता हो। बराबर, तो हमारे सिलेबस में ये चीज 11th में दी हुई है। बराबर, तो जिसने 11th में पढ़ा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जिसने 11th में नहीं पढ़ा है तो उसको ये प्रॉब्लम जाएगा। इसलिए हम डीएनए का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ध्यान दो, अब डीएनए की बात करो, देखो, अब डीएनए की बात करो या आरएनए की बात करो, ये किस टाइप के मॉलिक्यूल को बिलोंग करते हैं? दैट इज न्यूक्लिक एसिड। किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? दैट इज न्यूक्लिक एसिड, जिसके दो टाइप है। कौन सा? वैसे तो आरएनए पहले बोलना चाहिए क्योंकि आरएनए पहले एग्जिस्टेंस में आया, और दूसरा है डीएनए। पर कैसे डीएनए स्टेबल है इसलिए डीएनए को भाव ज्यादा मिलता है, पर इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आरएनए पहले है, बाद में डीएनए। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, इसलिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। कुछ वायरसेस है जिनका जेनेटिक मटेरियल, कुछ वायरस नहीं तो वायरसेस का भी ज्यादातर केसेस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, पर कुछ वायरसेस है जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। एग्जाम्पल HIV वायरस, कोरोना वायरस। बराबर, हाँ, तो मैंने क्या बोला? न्यूक्लिक एसिड में आरएनए और डीएनए। बराबर क्या? हाँ, तो अगर मैं इन दोनों की कॉमन बात बोलूं, आरएनए और डीएनए की कॉमन बात अगर बोलूं तो ये दोनों के दोनों मैक्रोमोलिक्यूल्स है। यस, दोनों के दोनों क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स है। एंड पॉलीमर ऑफ, ध्यान दो, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए और आरएनए में कॉमन बात क्या है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड से बने, इनका सबसे जो बेसिक यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। चाहे आप डीएनए की बात करो चाहे आरएनए की बात करो, इनका जो बेसिक जो यूनिट है, जैसे कि प्रोटीन का बेसिक यूनिट अमीनो एसिड होता है, तो वैसे ही डीएनए का या आरएनए का जो बेसिक यूनिट है, जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस में है, वो है न्यूक्लियोटाइड। तो चलो थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड के बारे में जान लेते हैं कि एक बेसिक न्यूक्लियोटाइड होती कैसे है। अगेन ये मैं कॉमन ले रहा हूं बच्चों, हाँ, मैं डीएनए और आरएनए दोनों के लिए कॉमन ले रहा हूं। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड कैसी होती है? ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड बेसिक 3 चीजों से बनी होती है। अगेन बच्चों ये क्या है? 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। यस, वैसे आप स्किप भी मार सकते हैं, पर अगर 15-20 मिनट अगर आप सुन लेते हैं तो थोड़ा सा आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड बेसिक 3 चीजों से बनती है। एक चीज होती है शुगर, दूसरा है फॉस्फेट, और तीसरा है नाइट्रोजन बेसिस, या सिर्फ नाइट्रोजन बेस। शुगर में 5 कार्बन की शुगर, दैट इज पेंटोस शुगर, उसमें भी एग्जांपल राइबोज। ठीक है, शुगर कौन सी? 6 कार्बन की, 7 कार्बन की, 8 नहीं 5 कार्बन की शुगर, दैट इज पेंटोस शुगर, जिसमें एग्जांपल है राइबोस। फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H3PO4 स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, यस। और नाइट्रोजन बेसिस के दो टाइप है, दैट इज डबल रिंग कंपाउंड, दैट इज प्यूरिन्स, और सिंगल रिंग कंपाउंड, दैट इज अ पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स के 2 टाइप है, दैट इज एडेनाइन, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं,
और दूसरा है ग्वानिन, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट कर सकते हैं। पायरिमिडिन के 3 टाइप है, थायमिन इन द केस ऑफ डीएनए एंड यूरासिल इन द केस ऑफ आरएनए। मतलब आरएनए में थायमिन नहीं और डीएनए में यूरासिल नहीं, ठीक है। और साइटोसिन, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल सी। यस, तो ये 3 चीज़ों से बनी होती है न्यूक्लियोटाइड। यस, थोड़ा सा अरेंजमेंट देख लेते हैं कि बेसिकली न्यूक्लियोटाइड कैसी होती है। तो ये देखो, ये शुगर का मॉलिक्यूल ये रिंग में अरेंज है, ये फर्स्ट कार्बन की पोजीशन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और जो 5th कार्बन है वो रिंग के बाहर, बराबर। ये हो गया आपका शुगर। यस, 1 नंबर पे लगेगा ऑलवेज नाइट्रोजन बेस, उन 5 में से कोई सा भी। यस, और 5th कार्बन पे लगेगा फॉस्फेट, 5th कार्बन पे लगेगा फॉस्फेट। तो ये हो गई न्यूक्लियोटाइड, बराबर। वैसे तो न्यूक्लियोसाइड वाला भी कंसेप्ट है, पर वो छोड़ो, आप सिर्फ न्यूक्लियोटाइड को समझो, जिसके 1 नंबर पे नाइट्रोजन बेस, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड डीएनए की हो या आरएनए की हो, 1 नंबर पे फॉस्फेट, 5वें नंबर पे शुगर। तो सर फिर डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क है? तो डीएनए और आरएनए में ये फ़र्क है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिक डिफरेंस ये है बच्चों कि डीएनए के केस में शुगर में 1 ऑक्सीजन कम होता है, राइबोज शुगर में 1 ऑक्सीजन कम होता है, और आरएनए के केस में राइबोज ही होती है। और दूसरा डिफरेंस कि डीएनए के केस में एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, और आरएनए के केस में एडेनाइन, ग्वानिन, यूरासिल और साइटोसिन, थायमिन नहीं होता। ये बेसिक डिफरेंस है डीएनए की और आरएनए की न्यूक्लियोटाइड में। यस, समझ में आया क्या? डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। तो शुगर में ऑक्सीजन की कमी, डीऑक्सीराइबोज 1 ऑक्सीजन कम है, बराबर। और पायरिमिडिन में थायमिन की जगह यूरासिल आरएनए के केस में, बराबर, और डीएनए में यूरासिल की जगह थायमिन, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और ये कॉमन बात तो समझ में आई कि आरएनए हो या डीएनए हो, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या होती है समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, थोड़ा डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए के बारे में अगेन मैं बच्चों आंसर लिखने के हिसाब से नहीं, ओवरऑल डीएनए की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। तो डीएनए, अब हमारे को जो डीएनए बेसिकली बात करते हैं, तो बेसिकली हम जो डीएनए पढ़ते हैं ज्यादातर केसेस में डबल स्टैंडर्ड ही है, डबल स्टैंडर्ड ही है। वैसे वो सिंगल स्टैंड भी हो सकता है, एसएस फॉर सिंगल स्टैंड, पर हम सिंगल स्टैंडर्ड के बारे में जानते नहीं, हमको सिर्फ डबल स्टैंड है। और हमारा डीएनए लीनियर भी हो सकता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए लीनियर भी हो सकता है इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और ये सर्कुलर भी हो सकता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक। तो लीनियर में क्या होगा कि उसके दोनों एंड आपस में जुड़े नहीं रहेंगे, और सर्कुलर में उसके दोनों एंड आपस में जुड़ जाएंगे। यस, ये एक डिफरेंस हमको समझ में आएगा यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में। यस, तो चलो डीएनए के स्ट्रक्चर को समझते, लीनियर वाला ही समझते, क्योंकि चाहे वो लीनियर हो या सर्कुलर हो, बेसिकली स्ट्रक्चर वाइज इट इज डबल स्टैंडर्ड, बेसिकली स्ट्रक्चर वाइज इट इज डबल स्टैंडर्ड। तो चलो डीएनए के बारे में बात करते हैं। यस बच्चों, बेसिकली डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि डीएनए, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। जो डीएनए इट इज डबल स्टैंडर्ड एंड डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। ये 2 स्ट्रैंड से बना हुआ है और डबल हेलिक्स है। कुछ भी नहीं समझा? अगला पॉइंट, ईच स्ट्रैंड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बच्चों किसी बुक के पॉइंट नहीं, ये मैं जस्ट आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि डीएनए है कैसा। तो अब देखो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू वेटसन एंड क्रिक, जिनका डबल हेलिक्स मॉडल है, उन्होंने क्या बोला कि जो डीएनए है वो 2 स्ट्रैंड से बना हुआ मॉलिक्यूल है, 2 स्ट्रैंड, और उसमें भी दोनों स्ट्रैंड
हेलिक्स मारे हुए। तो चलो ये देखो, ये एक लाइन को समझो डीएनए का एक स्ट्रैंड, और ये दूसरी लाइन को समझो डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। तो डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, यस। और डबल स्ट्रैंडेड के साथ साथ वो डबल हेलिक्स भी है, मतलब उसके दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड है वो कुछ इस तरीके से अरेंज है। एक इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड ऐसा हेलिक्स मारा हुआ है, ठीक है, ये सॉरी नो, एक इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड वो ऐसा हेलिक्स मारा हुआ है, यस। दैट्स वाई आपको डायग्राम में वो ऐसा अपीयर होता है ना। पर आप देखो कि इस पॉइंट पे आपको ऐसा लग रहा है कि वो क्रॉस हुए, है ना। इस पॉइंट पे देखो आपको ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ से ऐसे दो स्टैंड है और ऐसा ऐसा, यहाँ पे ऐसा क्रॉस हो, वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, यस। वो आपको जब ऐसा दिख रहा है तब ऐसा है, पर जब वो आप इस पॉइंट पे आए तो वो एक में के सामने आ गया, जिस कारण से ये दिख रहा है आपको, ये नहीं दिख रहा है। पर वो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है आपस में पैरेलल होते हैं, यस, बिल्कुल ऐसे। डीएनए के दो स्ट्रैंड आपस में कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, यस। तो फिर बोलोगे सर फिर ऐसे ट्विस्ट क्यों मार रहे, और फिर ट्विस्ट मार रहे तो ये आपस में क्रॉस क्यों नहीं हो रहे? हाँ, तो उस पर हम लोग बात करते। पहले ये तो समझ लेते कि डीएनए को हमने क्या बोला कि डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, दो स्ट्रैंड से बना है। तो पहले ये तो बता दो कि उसका एक स्ट्रैंड कैसे बना हुआ है। अब आपने सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा कि ईच स्ट्रैंड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ के स्ट्रैंड बना? न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ के स्ट्रैंड बना, और दो स्ट्रैंड आपस में कैसे जुड़े हुए? चलो, एक स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड जुड़ के एक स्ट्रैंड बन गया, न्यूक्लियोटाइड जुड़ के एक स्ट्रैंड बन गया, पर ये दोनों स्ट्रैंड आपस में कैसे जुड़े हुए? यस। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि डीएनए का स्ट्रैंड कैसे बना, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ी कैसे है, यस। तो इधर मैं बता देता हूं कि आपको देखो, ये समझ लो, ये डीएनए अगर ऐसा है तो आप समझ के चलो कि डीएनए ऐसा ही है, ऐसा पैरेलल है। भले ही आपको ट्विस्ट दिख रहा है, पर हर पॉइंट पे देखो आपको जो दूरी है वो उतनी च मिलने वाली है। तो ये जो गोले गोले बना रहा हूं ये न्यूक्लियोटाइड्स, जो गोले गोले बना रहा हूं न्यूक्लियोटाइड्स। थोड़ा डीएनए के मॉलिक्यूल को क्या होगा, 15-20 मिनट ज़्यादा पड़ेंगे, हाफ एन आवर, यस। ऐसे कितने हाफ एन आवर हम लोग वेस्ट कर लेते दिन भर में, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स, ये एक स्ट्रैंड, ठीक है। चलो, तो मैं एक न्यूक्लियोटाइड बनाता हूँ। अब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे जुड़े हैं बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आराम से लेते, कोई गड़बड़ नहीं है। और वैसे भी जिसको गड़बड़ है वो स्किप मार के सीधा पैकेजिंग देख सकता है। 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं 3 न्यूक्लियोटाइड बना लेता हूँ, 1 2 3 4। थोड़ा साइज में डिफरेंस आ गया, पर आप कंसिडर करके चलो कि सब सेम ही साइज के, ठीक है। ये 5वां कार्बन रिंग के बाहर, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स बना रहा हो तो यहाँ पे लगेगा नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे रहेगा नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे रहेगा नाइट्रोजन बेस, ये फॉस्फेट, ठीक है, यस। अब मैं दे रहा हूँ इनको नंबरिंग, ये 1 नंबर की न्यूक्लियोटाइड, इसके बाद वाली ये दूसरी और ये तीसरी। तो ये सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स ले लेता हूँ मैं कि 1 के बाद सक्सेशन में 2, 2 के बाद सक्सेशन में 3। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के क्या बोल रहे हैं कि पूरा कैसा स्ट्रैंड बनेगा। अब कितना बड़ा बनेगा वो डिपेंड करता है, वो डीएनए कितना बड़ा मॉलिक्यूल है वो सब डिसाइड करता है कि उस पर कितनी न्यूक्लियोटाइड्स है, कितने नंबर के न्यूक्लियोटाइड। तो वो तो बहुत हो सकती है, यस। पर मेरे को ये बताना है कि न्यूक्लियोटाइड जुड़ के स्ट्रैंड कैसे बना, यस। तो न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो स्ट्रैंड्स बनता है वो बनता है 3रे नंबर और 5वें नंबर की पोजीशन पे एक बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि डीएनए स्ट्रैंड का बैकबोन बॉन्ड होता है, बराबर। तो ये जो 1 नंबर वाली जो है ये 2 नंबर वाले के साथ 5वें और 3रे कार्बन को जोड़ेंगे। अब 5वें नंबर पे क्या लगा यहाँ पे? फॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फेट है अगली वाले के साथ, न्यूक्लियोटाइड के साथ में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन बनाया मैंने, इतना दूर नहीं होता, पर आप समझने के लिए समझो, ये जो बना
दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये जो बना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यस, तो इस तरीके से जुड़ते 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 ऐसा, तो ये होता है, ये बने, ये इससे फिर ये अगली वाली से अगली वाली से अगली वाली से ऐसा जुड़ते जाएगा। और इसके कारण डीएनए के हर एक स्ट्रैंड को एक पोलैरिटी है। इसके कारण देखो आप, ये एक स्ट्रैंड है जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड है, ये एक एंड, ये एक एंड। अब इस एंड की न्यूक्लियोटाइड को देखो और इस एंड की न्यूक्लियोटाइड को देखो, क्या दिख रहा है कि सर इसका जो तीसरा वाला है वो किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, और इसका जो 5वां वाला है वो आगे किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो, अब इस स्ट्रैंड का जो ये एंड है दैट इज 3 प्राइम एंड, और इधर वाला जो है दैट इज अ 5 प्राइम एंड। तो जिस कारण से इस स्ट्रैंड का जो पोलैरिटी वो क्या है, ये एंड उसका 3 प्राइम बोला, ये एंड उसका 5 प्राइम बोला। ये ऐसा ध्यान में रखना, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, क्योंकि डीएनए के केस में भी यही बात होने वाली है। इतना अच्छे कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड वाले पढ़ने वाले हम लोग, और डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है। पर अगर स्ट्रैंड की बात कर रहे हो तो वो ऐसे जुड़ते हैं, ऐसे होंगे, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही होने वाला है, जिससे कि एक न्यूक्लियोटाइड अगले सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड के साथ में 5वें और तीसरे कार्बन के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहने वाला है। इस बॉन्ड का नाम क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यस, बॉन्ड का नाम क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। वायर फंस गया था, ठीक है। तो दैट्स अबाउट स्ट्रैंड। और पोलैरिटी समझ में आ गई, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, उधर से आ रहे तो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। अंडरस्टैंड? सर आपने बोला डबल स्ट्रैंडेड, ये तो आपने एक स्ट्रैंड बनाया, अब दूसरा स्ट्रैंड। हाँ, तो मैं आपको बताता हूं कि डीएनए के केस में क्या था, जैसे कि ये स्ट्रैंड, इसका अगर ये 3 प्राइम एंड है तो ऑब्वियसली ये वाला एंड क्या होगा, 5 प्राइम। तो उसका जो दूसरा स्ट्रैंड है, यस, उसका एंटी पैरेलल है। मतलब डीएनए के 2 स्ट्रैंड आपस में पैरेलल तो होते हैं पर आपस में एंटी पैरेलल है। मतलब अगर इधर का 3 प्राइम एंड है, यस, तो इधर में 5 प्राइम एंड होगा, इधर में 3 प्राइम। दैट्स व्हाई एंटी पैरेलल, दैट्स व्हाई एंटी पैरेलल। ठीक है सर, आपने एंटी पैरेलल बोला, समझ में आई बात, पर ये तो बताओ कि ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े कैसे हैं? बराबर, तो ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ते हैं, दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए के 2 स्ट्रैंड आपस में जुड़ते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप बोलोगे सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बने हैं, तो मैं बताता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बने हैं ये बने हैं नाइट्रोजन बेसेस के बीच में, जिसकी की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। एडेनाइन ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, या थाइमिन ऑलवेज पेयर विथ एडेनाइन बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड guanine always pair with cytosine, या cytosine always pair with guanine by ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब अगर यहां पे एडेनाइन है तो अगला वाला जो स्ट्रैंड रहेगा, उसके अगला वाला जो स्ट्रैंड रहेगा वहां पे डेफिनेटली थाइमिन रहेगा, और उनके बीच में क्या रहेगा, बॉन्ड रहेगा। सपोज यहां पे अगर साइटोसिन है तो डेफिनेटली अगले वाले जगह पे क्या रहेगा, गुआनिन, और यहां पे अगर सपोज टू भी गुआनिन है तो डेफिनेटली इधर क्या रहेगा, साइटोसिन। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप ऐसे, ये जो ऐसे लैडर अपीयरेंस जो देता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन बेसेस के बीच में। तो कैसा होगा, अब ये स्टैंड ऐसा है तो आप इसको ऐसा उल्टा बना दो, ठीक है। ये ऐसा ऐसा, ये इसका 1 नंबर का कार्बन, ये 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, ये 5वें नंबर का, 5वें नंबर का फॉस्फेट, ये ऐसा आएगा, और ये हो गई उनके बीच में बेस पेयरिंग। ऐसा जोड़ दो इसको, एंटी पैरेलल। अब मैं बनाते नहीं बेटा, आपको समझ में आ गया होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। यस, और एक बात और ध्यान में रखना कि डीएनए के केस में हम लोग जो डीएनए पढ़ रहे हैं वो डबल स्टैंडर्ड है, और डबल स्टैंडर्ड में 2 स्टैंड आपस में जुड़े बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो डीएनए के केस में आप ये बात ध्यान में रखना कि प्यूरिन पायरामिडिन जो रेशियो रहेगा ऑलवेज 1:1 रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर जितने प्यूरिन उधर इतने पायरामिडिन, या उधर जितने प्यूरिन इधर उतने पायरामिडिन। अब इसके ऊपर कुछ सवाल भी होते हैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगेन ये टॉपिक ही हमको नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा। वैसे तो हमको डीएनए का स्ट्रक्चर भी नहीं है, पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके आपको बता रहा हूँ। तो इस पे वो परसेंटेज वाइज क्वेश्चन भी होते हैं, पर अगेन जब मैं वो एंट्रेंस के हिसाब से जब इस चैप्टर को लूंगा तब वहां पे बोलूंगा उस पर सब बात, ठीक है। अंडरस्टैंड? तो आपको डीएनए का एंटी पैरेलल वाला समझ में आ गया,
कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग समझ में आ गई, यस। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड समझ में आ गया, और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बना समझ में आ गया। अब आप थोड़ा सा और आपका अब आते हैं डीएनए के डायमेंशन की तरफ में। अब अगला टॉपिक है अपना डीएनए के डायमेंशन की तरफ में, यस। तो अगर मैं डीएनए के डायमेंशन की बात करूं तो डीएनए की जो डायमीटर है, ध्यान दो सर, डायमीटर, अरे बाबा वो ऐसा हेलिक्स मारा हुआ है ना, हाँ, तो डायमीटर जो है उसका दैट इज 2 नैनोमीटर और 20 एंगस्ट्रॉम, यस, बराबर क्या। और अगर लेंथ की बात करूं, लेंथ की अगर बात करूं तो देखो मैमेलियन डीएनए की लेंथ तो 2.2 मीटर है, यस। मैंने शायद पिछले लेक्चर में जो उसमें 2.2 को 1.2 बोल दिया, यस, पर 2.2 मीटर, हाँ, मैमेलियन डीएनए की जो लेंथ है वो 2.2 मीटर। पर हम लोग यहाँ पे वैसी बात नहीं करेंगे, हम लोग क्या बात करेंगे, बेस पेयर्स में बात करेंगे। डीएनए की लेंथ को मेजर करते हैं बेस पेयर में, यस। तो देखो ये जो है ये एक बेस पेयर, ये उसके बाद की बेस पेयर, ये उसके बाद की बेस पेयर, ये उसके बाद की बेस पेयर, यस। मतलब एडेनाइन और थाइमिन के बीच में ये होगी एक बेस पेयर, फिर उसके बाद में बेस पेयर बेस पेयर बेस पेयर। तो हम लोग डीएनए की लेंथ को मेजर करते हैं बेस पेयर में, और दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यस, फिर से हम लोग जो डीएनए की लेंथ को मेजर करेंगे दैट इज बेस पेयर्स में, और दो डीएनए की बेस पेयर्स के मतलब दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.3 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम, यस। तो इसके हिसाब से डीएनए में जितनी बेस पेयर उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, हमको डीएनए की लेंथ एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में या मीटर में मिल जाएंगे, ठीक है। और आराम से हम लोग फिर ये भी निकाल सकते हैं क्योंकि डीएनए ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड है, अगर इस पे भी हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं, पर अगेन वो डीएनए के स्ट्रक्चर के साथ में, हमको सिर्फ डीएनए का स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है क्या, यस। क्योंकि हमको तो सिलेबस में डीएनए का स्ट्रक्चर भी नहीं है ना हमारे 12वीं के सिलेबस में। ये समझ में आया, डायमीटर समझ में आ गई ऐसा। अब थोड़ा सा सर लास्ट में ये भी बता दो कि डीएनए ऐसा हेलिक्स मार रहा है तो वो कैसा मार रहा है। तो देखो उसके पीछे का आंसर बताता हूँ। क्या लो आप 10 बेस पेयर लो, ऐसी एक बेस पेयर, 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 ऐसी 10 लाइन से ले लो, एक स्टैंड ये, एक स्टैंड ये, इधर का न्यूक्लियोटाइड, इधर का न्यूक्लियोटाइड, बेस पेयर बेस पेयर बेस पेयर बेस पेयर बेस पेयर, ऐसे 10 ले लो। अब देखो इस 10 बेस पेयर को घुमा के पूरा सब टर्न बनाते हैं। देखो ये पहली बेस पेयर, फिर उसके बाद की जो सक्सेसिव बेस पेयर है वो ये न्यूक्लियोटाइड उसके कंपेयर में 36 से इधर खसकी हुए, 36 से इधर खसकी हुई है, यस। एंड द 36 इज पिच एंगल, 36 जो है पिच एंगल। फिर इसके बाद वाली जो है वो 36 से ऐसी, फिर उसके बाद वाली 36 ऐसे। तो ऐसे 10 पेयर का, तो 10 के बाद वो पैरेलल भी मेंटेन रखा और उन्होंने क्या किया, एक हेलिक्स भी मार लिया। ये खसका तो ये भी खसका, ये खसका तो ये भी खसका, ये भी। तो देखो पैरेलल, वो हर जगह पे पैरेलल ही रखा है उन लोगों ने। तो इस तरीके से डीएनए भले ही हमको दिखता ऐसा है हेलिक्स मारा हुआ, पर वो है तो ऐसा पैरेलल, उसमें भी कैसा, एंटी पैरेलल, डबल स्टैंडर्ड, ईच मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हर स्टैंड की अपनी पोलैरिटी है, बराबर। और सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ी हुई है, यस। और डीएनए के 2 स्टैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि नाइट्रोजन बेसिस के बीच में फॉर्म हुए हैं, बराबर। तो ये थोड़ी सी बात आपको डीएनए के बारे में जानना आवश्यक है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, दैट इज, हाँ तो बच्चों अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करें उस टॉपिक का नाम है दैट इज डीएनए पैकिंग इन प्रोकैरियोट्स, यस, डीएनए पैकिंग इन प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, जिसमें कि हम एग्जांपल ले रहे हैं ई कोलाई बैक्टीरिया का। इस वजह से हम एग्जांपल ई कोलाई बैक्टीरिया का लेके चल रहे हैं, पर ये जो बात है ये कॉमन होगी सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोट्स के लिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल में ई कोलाई ले रहा हूं, तो जिसका साइज, यस, जो कि एक रॉड शेप बैसिला है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जिसका साइज की अगर मैं बात करूं तो ये 2 to 3 माइक्रोन लॉन्ग, बस इतना सा होता है, ठीक है। तो अब जो भी बात हो रही है ये ई कोलाई के बारे में बात हो रही है और जनरल बात भी हो रही है प्रोकैरियोट्स के बारे में।
तो जैसे कि प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये मतलब क्या? तो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल doesn't having membrane बाउंडेड या वेल ऑर्गेनाइज, मेम्ब्रेन बाउंडेड या वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। ठीक है, मेन डिफरेंस तो यही है। इस प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो सर उसके पास में अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो फिर क्या है? तो सर उसके पास है न्यूक्लियस की जगह पे, हाँ, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। वो एक न्यूक्लियस के अंदर में एक सॉलिड गोला होता है, स्पेरिकल न्यूक्लियोलस। यस, ये यूकैरियोटिक सेल्स में होती है दो चीजें। प्रोकैरियोटिक सेल के पास में उसकी जगह पे क्या होता है? न्यूक्लियोइड। यस, उसके पास उस जगह पे क्या होता है? न्यूक्लियोइड। यस यस, अभी न्यूक्लियोइड की स्पेलिंग, हाँ, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस ये क्या है? उसके पास में न्यूक्लियोइड। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक सेल में उसकी जगह पे उसके पास क्या है? दैट इज न्यूक्लियोइड। यस, अब न्यूक्लियोइड जो है वो क्या है? न्यूक्लियोइड क्या है? उसके पास, प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, क्या है? न्यूक्लियोइड है। तो न्यूक्लियोइड क्या है? तो सर न्यूक्लियोइड स्मॉल सर्कुलर, यस, स्मॉल सर्कुलर हाईली फोल्डेड, ध्यान दो बच्चों, हाईली फोल्डेड यस, नेकेड रिंग ऑफ डीएनए। फिर से, न्यूक्लियोइड क्या है? एक स्मॉल सर्कुलर हाईली फोल्डेड नेकेड रिंग ऑफ डीएनए। मतलब जो डीएनए है, यस, वो कैसा है? स्मॉल है, छोटा है। सर्कुलर मतलब उसके, जैसे कि ये डीएनए है तो इसके दोनों एंड आपस में जुड़े हुए हैं। यस, दोनों एंड आपस में कैसे जुड़े हुए? और ना सिर्फ ये सर्कुलर है बल्कि ये कैसा, ऐसा फोल्डेड है, जो कि आपको डायग्राम्स में दिया हुआ है। ये सर्कुलर डीएनए, फिर ये फोल्ड और हाईली कॉइल्ड। तो दैट मीन्स दिस वन, ये जो 2 माइक्रोन का जो साइज आपके बुक में जो डायग्राम दी हुई है ABC, तो C वाले डायग्राम मतलब न्यूक्लियोइड है। C वाले डायग्राम मतलब क्या है? न्यूक्लियोइड, जो कि कैसा है? स्मॉल सर्कुलर हाईली फोल्डेड नेकेड। ये नेकेड का मतलब बच्चों क्या होता है मालूम है? नेक्ड या नेकेड, जो कि हिस्टोन के साथ एसोसिएट नहीं है। यस, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि उसको मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं करके वो नेकेड है। वो तो पहले बता देना कि उसका मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है करके, तो फिर से क्यों बोलने की जरूरत है? मेन बात की जो वो कंडेंस हुआ है, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है कि स्मॉल सर्कुलर हाईली फोल्डेड, मतलब वो कंडेंस हुआ है, वो इस साइज से इस साइज पे आया है। तो जब वो कंडेंस हुआ तो वो प्रोटीन्स की मदद लेगा, पर प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन की मदद, हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है नेक्ड डीएनए और आपके यूकैरियोटिक डीएनए में। यूकैरियोटिक में क्या होता है? इट एसोसिएट विथ हिस्टोन, उसका जो क्रोमोसोम होता है। ये जो क्रोमोसोम है, इसके न्यूक्लियोइड को हम इसका क्रोमोसोम भी बोलेंगे, पर ट्रू क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे। यस, ट्रू क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे। तो ट्रू क्रोमोसोम क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सर कंडेंस होने के लिए वो हिस्टोन प्रोटीन की मदद नहीं, मतलब हिस्टोन प्रोटीन से वो एसोसिएट नहीं है। दैट्स वाई नेकेड या नेक्ड। यस, तो ये न्यूक्लियोइड, जिसको आप लोग क्या हो रहा है? सुपर कॉइल फोल्डेड क्रोमोसोम, बट एक्चुअली इसकी बात कर रहा हूं मैं, जो कि उसके सेल में है, जो कि उसके सेल में, जैसे कि ये सेल है, ध्यान दो, ये सेल है। तो मैं बात कर रहा हूं इस न्यूक्लियोइड की, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड है। तो न्यूक्लियोइड क्या है? स्मॉल सर्कुलर हाईली फोल्डेड नेक्ड रिंग ऑफ डीएनए। यस, तो अब वो डीएनए यहां तक कैसे पहुंचा, डीएनए यहां तक कैसे पहुंचा, उसी के ऊपर हमारा पैकेजिंग वाला टॉपिक है। यस, डीएनए वहां तक कैसे पहुंचा, उसी के ऊपर हमारा पैकेजिंग वाला टॉपिक है। यस, थोड़ा केयरफुली मेरी बातों को सुनो
हम ई कोला का एग्जांपल ले रहे हैं, तो चलो ई कोला का एग्जांपल लेके जो बात बोल रहे हैं, पर एक्चुअली हम बात सारे प्रोकैरियोट्स के लिए कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, इसके पास जो डीएनए होता है, ध्यान दो, डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, लेंथ वाइज अगर मैं बात करूँ, यस, तो वो ऐसा लो, पर इसके दोनों एंड को जोड़ दो तो ये हो गया सर्कुलर, ठीक है। तो वो कितना लॉन्ग या कितना उसका पेरीमीटर है, तो ये लॉन्ग की अगर बात करते हैं तो ये नियर अबाउट 1100 माइक्रोन इसका लेंथ है, जो कि अगर इसको mm में कन्वर्ट करूं तो 1.1 mm, और अगर बेस पेयर में गिनूं तो नियर अबाउट कितने मिलियन बेस पेयर आपके बोला है, 4.6 मिलियन बेस पेयर, 4.6 मिलियन बेस पेयर, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये भी बताया कि डीएनए की लेंथ को हम लोग मिलियन बेस पेयर में भी, मतलब बेस पेयर्स में भी मेजर करते करके, यस, कितनी बेस पेयर्स है, ठीक है, मिलियन बेस पेयर्स, ठीक है। तो इसका डीएनए जिसकी लेंथ या फिर इसको जोड़ दिया तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक उसका पेरीमीटर, बराबर। तो अब वो कैसा, ये ऐसा लेंथ वाइज तो वो ऐसा है, पर वो जब सर्कल में अरेंज हो गया तो तब इसकी हम डायमीटर पे बात करेंगे। तो तब इसकी डायमीटर कितनी है, 350 माइक्रोन की डायमीटर है, यस। पर अगेन सेल के साइज से अभी भी ये बड़ा है, इसको सेल में फिट होने लायक बनना है, तो ये 350 माइक्रोन से कंडेंस होके आएगा 2 माइक्रोन की डायमीटर पे। दैट्स वाई हम लोग क्या बोलते हैं कि सुपर कॉइल्ड फोल्डेड, इसलिए हमने वो न्यूक्लियोइड में क्या बोला था कि हाईली फोल्डेड, यस। तो ये है न्यूक्लियोइड एक्चुअली में, यस, बराबर। तो वो यहां से यहां तक आएगा, मतलब वो एक्चुअली है ऐसा, पर उसके दोनों एंड जुड़ने से वो ऐसा है। फिर ये चीज, अब ये चीज, मतलब ये चीज बोलो या ये चीज बोलो, ये चीज फिर ये बनेगी और ये फिर ये इस पे आएगा, यस। तो यहां से यहां तक है पैकेजिंग आपकी, सर पर वहां पे 2 डायग्राम और दी हुई है, ABC, यस, और D भी बोला है और E भी बोला है, जिसकी मैंने यहाँ पे ये नीचे में डायग्राम्स बनाई है। डायग्राम उतनी सुंदर नहीं है, पर अगेन जो मेन चीज चाहिए वो सारी बोली है मैंने, ठीक है, ध्यान दो। तो अब ये 350 माइक्रोन का जो डायमीटर है, ये पहले लेवल, अब ये कंडेंस होके यहां तक पहुंच रहा है, तो उसको कंडेंस, मतलब लूप्स फॉर्मेशन में बोलो या कंडेंस फॉर्मेशन के लिए वो जब होगा तो उसको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, मतलब उसको यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, और वो चीज़ें हैं दैट इज RNA, जो कि उसके लिए कनेक्टर का काम करेगा। फिर क्या, प्रोटीन, यस, प्रोटीन। तो प्रोटीन में दैट इज HU प्रोटीन, जो कि कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि जो डीएनए को जो चार्ज होता है, इस बात को भी नोट करो, डीएनए को जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ये चीज प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सभी के लिए लागू होती है, क्योंकि डीएनए के पास में फॉस्फेट ग्रुप है ना, और उसको नेगेटिव चार्ज है, तो डीएनए के हर न्यूक्लियोटाइड को जब नेगेटिव चार्ज है फॉस्फेट ग्रुप के कारण, तो ओवरऑल पूरे डीएनए को नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यस। तो ये बात तो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक सब पे लागू होती है। तो मैंने क्या बोला कि उसको इस लेवल से, मतलब इस लेवल से यहां तक कंडेंस होने के लिए उसको कौन सी चीजों की जरूरत पड़ रही है, RNA, यस, जो कि उसके लिए कनेक्टर का काम करेगा। प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स में कौन से, दैट इज हिस्टोन लाइक प्रोटीन, यस, जो कि उसको बाइंडिंग का काम करेंगे, वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स है, पर अगेन हिस्टोन नहीं है, हिस्टोन जैसे है, और वो चार्जेस में कैसे है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और कुछ एंजाइम्स, और कुछ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में कौन सी, एक डीएनए गायरेज, इस डीएनए ई नहीं, डीएनए, और एक डीएनए टोपो आइसोमेरेज 1, यस। मतलब इन 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, RNA, प्रोटीन में कौन सा, हिस्टोन लाइक प्रोटीन, जो कि एक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज, और एंजाइम में कौन सी, डीएनए गायरेज और डीएनए टोपो आइसोमेरेज 1, ठीक है, जिसकी मदद से वो यहां से यहां तक कंडेंस होगा, यस। तो हमको तो उसको 3 लेवल पे बात करना है। ये एक लेवल तो आपको समझ में आ रहा है कि वो ऐसा था, वो ऐसा हो गया, सर्कुलर हो गया, यस, जिसका डायमीटर कितना है, 350 एंगस्ट्रॉम का, बराबर। अब ये और लूप्स फॉर्म बने होंगे, तो मतलब देखो वो कैसी बात हो रही है, ये आपका ध्यान दो,
यस देखो, तो ये सर्कुलर डीएनए, यस ये अभी इस डायमीटर पे है, ये इसमें इस तरीके की लूपिंग होंगी और वो होगा ऐसा, यस बराबर। क्या वो ऐसा था, वो उसमें इस तरीके से ऐसे खिंचा हुआ आया, ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे उसको ऐसे खींचा गया अंदर की तरफ में, और वो कुछ इस तरीके से, ये पूरा सर्कुलर नहीं बना, पर ये देखो ये जो दिख रहे लूप्स, ये लूप्स प्रोटीन उनको ऐसे खींच के उसको अंदर पे इस टाइप के लूप्स में कन्वर्ट कर दिया, यस। तो उसको एक्चुअली ये एंजाइम्स जॉइंट हुई और इन्होंने क्या किया, ऐसे अंदर की तरफ खींचा उसको। तो अंदर की तरफ खींचने से क्या हुआ कि उसमें ऐसे जब वो अंदर की तरफ खींचा तो उसमें इस तरह के लूप्स फॉर्म हुए, यस। और उस लूप को जोड़ने के लिए ये जो रेड कलर का बना है वो है आरएनए, वो क्या है आरएनए, यस, क्योंकि उसको उस लूप्स को स्टेबल रखने के लिए कनेक्टर चाहिए एंड कनेक्टर्स आरएनए, बराबर। तो ऐसे कितने लूप्स फॉर्म होंगे उसमें, दैट इज 40 to 50 लूप्स फॉर्म होंगे। ऐसे कितने लूप्स फॉर्म होंगे उसमें, 40 to 50 लूप्स फॉर्म होंगे, यस। तो वो 350 माइक्रोन से 30 माइक्रोन के डायमीटर पे आ गया, बराबर। 350 माइक्रोन से वो 30 माइक्रोन के डायमीटर पे आ गया, बराबर। और उसके लिए ये जो रेड कलर के जो आरएनए और एंजाइम्स, वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स जिनका इस लूपिंग में रोल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद वो और कंडेंस होगा, यस, इनकी मदद से वो और कंडेंस होगा, तो हर एक इंडिविजुअल लूप और फर्दर लूप्स में कन्वर्ट होगा ऐसा, तो वो और छोटा होगा, यस, वो और छोटा होगा, और वो और छोटा होके इस पे आएगा वो, मतलब इस साइज, ये साइज था पहले उसका, ये लेंथ, ये डायमीटर, फिर ऐसा ऐसा होते होते फाइनली वो यहां तक आ गया, यस, जो कि साइज कितना हो गया उसका 2 माइक्रोन का। एंड दैट इज अ कंडेंसेशन ऑफ या पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। तो बता रहा है कि सुपर फोल्डेड क्रोमोसोम हो गया। तो यहां तक इसकी पैकेजिंग थी, यहां से लेके यहां तक इसकी पैकेजिंग थी, यहां से लेके यहां तक इसकी पैकेजिंग थी, यहां से लेके यहां तक इसकी पैकेजिंग थी। अब थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बात बोलेंगे जो कि आपके डायग्राम में एक्सप्लेन है, यस, उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायग्राम में ही उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि इस चीज के साथ 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमको डायग्राम डी पॉसिबिलिटी भी दी है और ई भी, तो एक्चुअली वो इसके साथ में है, मतलब सी के साथ डी वाली बात भी हो सकती है और ई वाली बात भी होती है, यस बराबर। और देखो ई के साथ में उन्होंने डीएनएस ऐसा कुछ लिखा है, पार्शियल डीएनएस डाइजेशन, और डी के साथ पार्शियल आरएनएस डाइजेशन। तो पहले तो हम लोग क्लियर कर लेते कि ये डीएनएस क्या है और आरएनएस क्या है, यस। तो बच्चों कुछ नहीं है, एंजाइम्स के नाम है, ASEI मतलब एंजाइम, मतलब वो ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए के साथ में डील कर रही है, यस, और ऐसे एंजाइम जो आरएनए के साथ डील कर रही है। और बेसिकली यहाँ पे जो वो एंजाइम्स है वो आरएनए या डीएनए को कट कर रही है, यस बराबर। और तो पार्शियल डाइजेशन बोला ना, मतलब बॉन्ड तोड़ रही होंगी वो, तो पार्शियल डीएनए डाइजेशन मतलब डाइजेशन ऑफ डीएनए किसके द्वारा, डीएनएस एंजाइम द्वारा। पार्शियल आरएनएस डाइजेशन मतलब आरएनएस का डाइजेशन किसके द्वारा, आरएनएस एंजाइम के द्वारा। वैसे एंजाइम्स के नाम है, उन्होंने सिर्फ एक कैटेगरी ले लिया आरएनएस डीएनएस वाली। पर यहां पर एक करेक्शन है, आपकी बुक में एक करेक्शन है, यस, क्योंकि डी का जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों, डी यहां पे देखो, यहां पे डी में क्या बोल रहा है, निक्ड डीएनए पार्शियल अनक्लोन क्रोमोसोम। निक्ड डीएनए मतलब डीएनए को कट किया, निक्ड डीएनए मतलब जो डीएनए कट हुआ है, जो पार्शियली डबल स्टैंड से, मतलब डबल स्टैंड से वो सिंगल स्टैंड का हुआ निक्ड डीएनए। तो वो तो काम कौन करना चाहिए, डीएनएस ने, और वो किसके साथ बोला है, आरएनएस के साथ में। तो यहां पे आप करेक्शन को थोड़ा सा इधर का उधर हो गया, तो मोर करेक्ट क्या है, ये है, यहां पे आर के जगह डी होना चाहिए और यहां पे डी के जगह आर होना चाहिए, यस। आप ये करेक्शन कर लो। आप बोलोगे सर आपको बुक से ज्यादा आता है, नहीं बाबा, ये बहुत जगह से मैंने कंफर्म किया है, पहली बात तो, यस। और अगेन लॉजिकली नहीं बैठ रहा है, यस, वो एक्चुअली ऐसा ही है। तो बुक में ऐसी छोटी मोटी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, और ये पहला ही एडिशन है बुक का, तो स्टेट बुक अब मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कई बार बुक्स में ऐसे छोटी मोटी प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती है, जो कि हमको एज अ टीचर लेवल पे उसको करेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है, यस। तो ये सही है अब ये, और देखो एक्सप्लेनेशन बराबर है उसके हिसाब से। देखो
डीएनए, तो उसने क्या किया, वहां के डीएनए को, कहीं के डीएनए को पार्शियल डाइजेस्ट कर दिया। तो ये जो निक्ड डीएनए जो बोल रहा है एक्चुअली वहां का पार्शियल डाइजेस्ट डीएनए है, जिससे कि क्या होगा, पार्शियल अनकाइल क्रोमोसोम हो जाएगा वो, मतलब वो इससे ये बन जाएगा। और ई पॉसिबिलिटी पार्शियल आरएनए डाइजेशन, तो क्या कर देंगे, कनेक्टर आरएनए को हटा देगा, जिसका से यहां से खुल जाएगा। दैट इज देखो आरएनए क्लीव, मतलब वहां का आरएनए तोड़ दिया गया। यस, तो जब यहाँ का आरएनए टूट जाएगा तो वो पार्ट ऐसा खुल जाएगा। तो देखो बता रहा है पार्शियली अनफोल्डेड क्रोमोसोम, क्योंकि उसकी जो फोल्डिंग है वो स्टेबल आरएनए के कारण नहीं हुई थी, वहां का आरएनए टूट गया तो फोल्डिंग वहां से खुल जाएंगी ना। तो देखो पार्शियली अनफोल्डेड क्रोमोसोम, तो एक्चुअली में ये एक्सप्लेनेशन है उसका। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना प्लीज। ठीक है, और ये सही है, कंफर्म किया है मैंने। ठीक है, आप भरोसा कर सकते हैं। तो अब देखते हैं दैट इज पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। यस, जो हम टॉपिक स्टार्ट करें उस टॉपिक का नाम है दैट इज डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। यस, तो चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स के बारे में, मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए पैकिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं है, कंटेनिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड थ्रेड लाइक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। यस, वैसे तो आपको पता है कि क्रोमोसोम जो है एंड थ्रेड लाइक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, वैसे आपको पता है कि जो क्रोमोसोम है इट इज नथिंग बट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। यस, और ये स्ट्रक्चर सेल डिवीजन के समय बनता है, बराबर। तो हम लोग इस टॉपिक में डीएनए का कंडेंस होके क्रोमोसोम बनना ही देख रहे हैं, डीएनए का कंडेंस होके क्रोमोसोम बनना ही देख रहे हैं। क्या बोल रहा है, देखो कि यहां पे जो क्रोमोसोम बना है, मतलब डीएनए कंडेंस होके जो क्रोमोसोम बना है उसको लग रहे हैं प्रोटीन्स। वहां तक डीएनए को कंडेंस होके क्रोमोसोम बनने के लिए क्या लग रहे हैं उसको, प्रोटीन्स। तो कुछ प्रोटीन के बारे में बोल रहा है, देखो इन द क्रोमोसोम्स डीएनए इज एसोसिएट विथ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। यस, मतलब डीएनए को कंडेंस होकर क्रोमोसोम तक पहुंचने के लिए किस चीज की जरूरत है, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अब आपको यह भी पता है कि डीएनए का जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वॉज रिपोर्टेड बाय कोरनबर्ग इन 1974, बराबर। ये बात किसने बोली, कोरनबर्ग ने, R. कोरनबर्ग इन 1974। फिर उसके बाद और क्या बोल रहा है, देखो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इज मच मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स। डीएनए का जो ऑर्गेनाइजेशन है यूकैरियोट्स में वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बराबर, मतलब वो ज्यादा कंडेंस है। यस, तो उस कंडेंसेशन के लिए उसको लगते हैं प्रोटीन। तो अब वो जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन का चार्ज पॉजिटिव है निगेटिव है, दैट्स डिपेंड अपॉन कि उस प्रोटीन में, मैं प्रोटीन पे बात कर रहा हूं, उस प्रोटीन पे किस टाइप के अमीनो एसिड का अबंडेंस है। यस, अब यहां पे डीएनए आपका नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली प्रोटीन आपको कैसा चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। पर इस प्रोटीन पे ये क्या बात बोल रहा है कि वो प्रोटीन का जो चार्ज है, अगला जो पॉइंट है प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन का जो चार्ज है वो डिपेंड करता है कि उसमें किस टाइप के अमीनो एसिड्स है। तो वही हमारा अगला स्टेटमेंट है, क्या बोल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड विथ चार्जेस साइड चेन अ प्रोटीन एक्वायर इट चार्ज, मतलब कि उस प्रोटीन को पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा, वो डिपेंड करता है कि उसमें अमीनो एसिड्स कौन से ज्यादा है। यस, तो हमारे यहां पर प्रोटीन हमको कौन सा लग रहा है, प्रोटीन कौन सा है, दैट इज हिस्टोन, साथ में नॉन हिस्टोन भी, पर पहले हम हिस्टोन की बात करते हैं। तो चलो अब हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात कर रहा है कि हिस्टोन आर प्रोटीन दैट आर रिच इन अमीनो एसिड लाइसिन और अमीनो एसिड आर्जिनिन। यस, हिस्टोन प्रोटीन में ये दो अमीनो एसिड ज्यादा है और ये दोनों के दोनों अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड है, कौन सा, लाइसिन और आर्जिनिन, और इनको चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगेन
ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसमें ये दो टाइप के लाइसिन और आर्जिनिन, ये अमीनो एसिड ज़्यादा है, और ये दोनों के दोनों अमीनो एसिड बेसिक नेचर के हैं और इनको पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके पॉजिटिव चार्ज के कारण ओवरऑल पूरे प्रोटीन को पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो बोथ दिस अमीनो एसिड रेसिड्यूज आर बेसिक अमीनो एसिड एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हिस्टोन आर सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, इसलिए हिस्टोन भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है। तो चलो देखते हैं कि हिस्टोन कितने टाइप के हिस्टोन लग रहे हैं, यस, और डीएनए किस तरीके से पैक हो रहा है। तो ये डीएनए की जो पैकिंग की जो श्रृंखला है वो 2 नैनोमीटर की थिकनेस से 2 नैनोमीटर की थिकनेस से 700 नैनोमीटर की थिकनेस तक की है। मतलब डीएनए का थिकनेस आपको पता है 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम। चलो मैं इन सबको एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे कि ये नैनोमीटर में 2 नैनोमीटर है तो ये हो गया 20 एंगस्ट्रॉम, ये 10 नैनोमीटर है तो ये हो गया 100 एंगस्ट्रॉम, ये 30 नैनोमीटर है तो ये हो गया 300 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया 2000 एंगस्ट्रॉम और ये हो गया 7000 एंगस्ट्रॉम। बराबर, मतलब वो 20 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस से वो इस थिकनेस तक पहुंचने वाला है। मैंने क्रोमोसोम बोला या आप क्रोमैटिड बोल सकते हो, वो इस थिकनेस पे आ रहा है। बराबर, थिन से थिकनेस, तो ऑब्वियसली लेंथ वाइज वो कम होगा फिर, यस, वो लेंथ वाइज अगर मैं एक मैमेलियन डीएनए की लेंथ की बात करता हूँ 2.2 मीटर लेंथ है, और वो अगर न्यूक्लियस के साइज की बात करूँ तो 10⁻⁻16 के रेंज में उसका न्यूक्लियस का डायमीटर आता है, यस, तो काफ़ी छोटा डायमीटर है, यस, और इतने छोटे डायमीटर में -6 है, सॉरी -6 के न्यूक्लियस के डायमीटर में ऐसे अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो 46 डीएनए, तो वो कंडेंस होकर वो इस थिकनेस पे, और क्रोमोसोम के लेंथ आपको पता है क्रोमोसोम बहुत छोटा होता है पर थिक होता है, हाँ, तो वो इस थिकनेस से इस थिकनेस पे आता है और वो इस लेंथ से क्रोमोसोम की लेंथ पे आता है। दैट इज अ पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। ठीक है, पर ये सब कब, अगेन ये सब कब, जब सेल डिवाइड हो रही है। तो अब हमको ये देखना है कि डीएनए क्रोमैटिड लेवल तक कैसे थिक हुआ, यस, तो हमको सोलेनॉइड फाइबर तक की जो है, मतलब पहले वो डीएनए से न्यूक्लियोसोम फाइबर बनेगा, न्यूक्लियोसोम से सोलेनॉइड फाइबर बनेगा, और सोलेनॉइड से फिर क्रोमैटिन फाइबर, और क्रोमैटिन से फिर क्रोमैटिन फाइबर से वो क्रोमैटिड या क्रोमोसोम, क्योंकि 2 क्रोमैटिड वाला एक क्रोमोसोम होता है। ठीक है, यस, वो डीएनए से क्रोमैटिड लेवल तक थिकनेस की हम लोग बात कर रहे हैं, यस। तो चलो देखते हैं कि वो यहां तक कैसे पहुंचा। तो सबसे पहले वो आएगा डीएनए से न्यूक्लियोसोम वाले इस पे, सबसे पहले काय पे आएगा वो, डीएनए से न्यूक्लियोसोम वाले पे। तो न्यूक्लियोसोम क्या है, तो न्यूक्लियोसोम के लिए लगेंगे उसको हिस्टोन, न्यूक्लियोसोम फाइबर तक पहुंचने के लिए उसको लगेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स। और हिस्टोन प्रोटीन्स कितने टाइप के, तो हिस्टोन प्रोटीन्स ध्यान दो अब, H2A, H2B, H3 और H4, यस, इनके दो मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल, इनके दो मॉलिक्यूल मिलके बनेगा एक ऑक्टामर। ध्यान दो, इनके दो मॉलिक्यूल मिलके बनेगा एक ऑक्टामर। तो 1 2 3 4 उसके पीछे, तो चलिए 8 का ऑक्टामर है, ये 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब ये ऑक्टामर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 8 मॉलिक्यूल का कौन से प्रोटीन, H2A, H2B, H3 और H4, इनके दो मॉलिक्यूल का एक ऑक्टामर बना, यस, जिसको चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, यस। तो ध्यान दो आप, तो डीएनए नेगेटिव चार्ज इसको रैप करेगा, तो डीएनए को दूसरे कलर से लेता हूं, वो उसको इस तरह से रैप करेगा, एक टर्न पूरा और एक टर्न 3/4 मार के वो ऐसा निकल जाएगा, यस, बराबर। फिर और भी है ऐसे, ठीक है, तो इस तरीके से वो
तो देखो डीएनए की लेंथ कम हो गई, मतलब जो इतना बड़ा डीएनए रहा होगा वो अब इस लेंथ पे आ गया। यस, मतलब वो थिकनेस बढ़ गई, क्योंकि ये तो मैंने इसको दूर दूर दिखाया, पर एक्चुअली में इस चीज़ को अगर मैं एक गोला लूँ तो ये एक गोला, ये दूसरा गोला, ये दूसरा गोला, इस टाइप से हो गया वो इस लेंथ से इस लेंथ पे आ गया वो डीएनए पे ऐसा रैप करके। ठीक है, यस, मैंने इसको थोड़ा सा खींच के ऐसा दिखाया। एंड दैट फाइबर इज न्यूक्लियोसोम फाइबर। और यहाँ से लेके यहाँ तक एक न्यूक्लियोसोम, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक न्यूक्लियोसोम, फिर यहाँ से लेके अगले तक एक न्यूक्लियोसोम, बराबर। तो ये हो गया एक न्यूक्लियोसोम। अब आप बोलोगे सर बुक में तो सिर्फ गोले को न्यूक्लियोसोम बताया, हाँ तो ये पार्ट नहीं दिखाया ना फिर। यस, ये पार्ट नहीं दिखाया। यस, तो ये पार्ट वैसे भी मैंने खींचा करके दिख रहा है, नहीं तो वो तो इस टाइप से अरेंज है। यस, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोसोम फाइबर, जो कि अपीयर होता है बिट्स ऑन अ स्ट्रिंग। यस, मतलब एक स्ट्रिंग है जिसमें बीच बीच में गांठे है, कंटिन्यूएशन में गांठे। तो एक नॉर्मल धागा और गांठों वाला धागा, तो इट्स अपीयर लाइक अ बिट्स ऑन अ स्ट्रिंग, दैट इज न्यूक्लियोसोम फाइबर, जो कि कितने थिकनेस पे आ गया है, जो कि 2 नैनोमीटर की थिकनेस से वो 10 नैनोमीटर की थिकनेस पे आ गया। तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ अगर इतनी रहेगी तो लेंथ कम होगी उनकी। उसकी एक एग्जांपल लो ना आप, आपने धागा है, पतला सा धागा, यस, उसका इतना लेंथ है। अब उसको आप इस तरीके से कर रहे हो तो क्या होगा, उसका थिकनेस बढ़ेगा पर उसका लेंथ क्या होगा, कम होना चालू हो जाएगा, बराबर। हाँ, तो ये न्यूक्लियोसोम फाइबर जो कि कैसा अपीयर हो रहा है, दैट इज अ बिट्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब एक धागे पे नंबर ऑफ बिट्स है। और मैंने क्या बोला कि आपको एक न्यूक्लियोसोम देखना है, तो ये होगा यहाँ से लेके यहाँ तक एक न्यूक्लियोसोम, बराबर। तो यहाँ पे तो वो डीएनए जो इस ऑक्टामर को कवर कर रहा है और वो डीएनए जो 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ रहा है। यस, यहाँ पे एक आपका H1 प्रोटीन भी लगेगा, H1 हिस्टोन भी लगेगा जिसका एक मॉलिक्यूल। यस, तो एक न्यूक्लियोसोम में एक्चुअली टोटल 9 प्रोटीन है, इनके 2-2 मॉलिक्यूल्स और H1 का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक्चुअली आपके बुक में कैसा किया उन्होंने, ऐसा बनाया, ये ऑक्टामर है, ऐसा टर्न मारा तो ये जो निकल रहा है फिर यहाँ से, तो यहाँ पे H1 दिखाया ऐसा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा लो या ऐसा लो, समझने के लिए आप ऐसा भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये डीएनए जो इस ऑक्टामर को कवर कर रहा है दैट इज कोर डीएनए, और ये डीएनए जो 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ रहा है दैट इज अ लिंकर डीएनए। यस, बराबर। ऑक्टामर को जो कवर मारा 1 पूरा और 1 3/4 दैट इज अ कोर डीएनए, और जो यहां पर है इतना पार्ट जो अगले न्यूक्लियोसोम की तरफ बढ़ रहा है दैट इज अ लिंकर डीएनए। यस, कोर डीएनए की लेंथ है, यस, वैसे तो ये दोनों मिला के मतलब एक न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए की लेंथ अक्वायर हुई है वो ये 20 बेस पेयर की। कितनी इसकी, 20 बेस पेयर की, जिसमें से कोर डीएनए ने कवर की अक्वायर किया है 146 बेस पेयर और लिंकर डीएनए ने 54 बेस पेयर। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए की कितनी लेंथ अक्वायर हुई है, 200 बेस पेयर, जिसमें से कोर डीएनए 146 बेस पेयर और लिंकर डीएनए दैट इज 54 बेस पेयर। तो ऐसे ऐसे न्यूक्लियोसोम से पूरा न्यूक्लियोसोम फाइबर, जिसकी क्या हुई, डीएनए की लेंथ कम होगी, थिकनेस बढ़ गई। और थिकनेस कितनी हो गई, 20 एंगस्ट्रॉम से वो अब 100 एंगस्ट्रॉम पे आ गया। 20 एंगस्ट्रॉम से अब वो 100 एंगस्ट्रॉम पे आ गया। 2 नैनोमीटर से वो अब 10 नैनोमीटर पे आ गया। यस, यस और नो। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या होगा, कॉइल होगा। अभी तो कंडेंस हुआ, अब ये क्या होगा, कॉइल होगा, लाइक अ टेलीफोन वायर। यस, तो सपोज टू बी दिस इज अ न्यूक्लियोसोम फाइबर एंड it get coil like that, sorry, like this. Yes, suppose it is a nucleosome fiber and it's coiling. तो देखो इसमें क्या हुआ, इसकी थिकनेस बढ़ गई, इट्स लाइक अ टेलीफोन वायर, बराबर। थिकनेस बढ़ गई कॉइलिंग होने से, पर लेंथ कम हो गई। यस, तो ये जो फाइबर था आपका सपोज टू बी न्यूक्लियोसोम फाइबर एंड दिस फाइबर इज सोलेनॉइड फाइबर, बराबर। दिस फाइबर इज सोलेनॉइड फाइबर, जिसमें कि वो कॉइल हो गया। और इस कॉइल की भी सुपर कॉइलिंग होगी, इस कॉइल की भी सुपर कॉइलिंग होगी, और वो सुपर कॉइलिंग बन के क्रोमैटिन फाइबर लेवल पे जाएगा। यस, तो अब वो न्यूक्लियोसोम फाइबर गेट कॉइल लाइक अ टेलीफोन वायर एंड गेट कन्वर्ट इनटू, वो आएगा अब 100 एंगस्ट्रॉम से वो 300 एंगस्ट्रॉम पे, दैट मीन्स
10 नैनोमीटर से वो 30 नैनोमीटर की थिकनेस पे आएगा, एंड दैट फाइबर इज सोलेनॉइड फाइबर। यस, सोलेनॉइड फाइबर। और विद सोलेनॉइड फाइबर और कंडेंस होगा और सुपर कॉइल होगा और वो आएगा क्रोमैटिन लेवल पे, और क्रोमैटिन लेवल फिर और ऑर्गेनाइज होके क्रोमैटिन लेवल होगा, दैट इज क्रोमैटिन आएगा क्रोमैटिड लेवल पे आएगा, जो कि क्रोमोसोम वाला लेवल है। यस, पर अब सोलेनॉइड से उसको क्रोमैटिड होने के लिए उसको और कुछ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज अ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, दैट इज अ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, तो वो और मतलब अब यहां से लेके वो यहां तक क्रोमैटिड लेवल तक कंडेंस होगा और उसको और जरूरत पड़ेगी, दैट इज अ किसकी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की। यस, जिससे कि वो इस थिकनेस से वो इस थिकनेस से पहुंच जाएगा। इसलिए तो बोला है ना कि मोर ऑर्गेनाइज, मच मोर कॉम्प्लेक्स, मच मोर ऑर्गेनाइजेशन, मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखो ना वो 20 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस पे आया है। यस, तो सबसे बेसिक लेवल पे तो उसको पहले हिस्टोन लगा और कंडेंस होने के लिए उसको नॉन हिस्टोन की भी जरूरत पड़ी। यस, तो दैट इज अ पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। यस, अब जब ये पैक हुआ, जब ये कंडेंस हुआ, तो डीएनए का कुछ एरिया ज्यादा कंडेंस हुआ और कुछ कम कंडेंस हुआ, मतलब कुछ डेंसली कंडेंस हुआ और कुछ लूजली कंडेंस हुआ। और हम क्या करेंगे, उसको स्टेन करेंगे स्टडी करते समय, तो उससे क्या होगा, डेंसली पैक जो एरिया है वो ज्यादा स्टेन होगा, एंड दैट ज्यादा स्टेन एरिया इज कॉल्ड एज अ हेट्रोक्रोमेटिन, एंड दैट लूजली स्टेन एरिया दैट इज अ यूक्रोमेटिन। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या है। यस, ये यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन इसके साथ ही एसोसिएटेड कि वो ज्यादा पैक हो गया, ज्यादा डेंस हो गया, और वो लूजली पैक है। तो ज्यादा पैक होने से वो कलर रिटेन ज्यादा कर रहा है, दैट्स अ हेट्रोक्रोमेटिन, और लूजली पैक होने से वो कलर रिटेन कम कर रहा है, दैट इज अ यूक्रोमेटिन। यस, तो अब हम देखते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या है। दैट इज यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, या हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। हाँ, तो बच्चों क्या है कि जो यूकैरियोटिक जो डीएनए जब कंडेंस होता है डीएनए से क्रोमोसोम लेवल तक एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, तो क्रोमोसोम का कुछ एरिया या क्रोमोनीमा का कोई एरिया, क्रोमोसोम का सबसे छोटा यूनिट क्या है, मतलब क्रोमोसोम दो पार्ट में डिवाइडेड इज क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड बोलो या क्रोमोसोम बोलो, तो क्रोमैटिड का सबसे छोटा पार्ट क्रोमोनीमा। हाँ, तो जब वो कंडेंस होता तो कोई एरिया कुछ ज्यादा कंडेंस हो जाता और कोई एरिया कम कंडेंस होता। इसलिए अल्टरनेटली क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर पे बोलो या क्रोमोसोम पे बोलो, अल्टरनेटली डार्क और लाइट एरिया अपेयर होता है कलर वाइज, एंड दैट डार्क एरिया इज कॉल्ड एज अ हेट्रोक्रोमैटिन एंड द लाइट एरिया इज कॉल्ड एज अ यूक्रोमैटिन। बराबर, तो देखो क्या बोल रहा है, इन यूकैरियोटिक सेल सम सेगमेंट ऑफ क्रोमोनेमा या क्रोमोसोम ड्यूरिंग इंटरफेस, मतलब सेल डिवीजन की बात, या अर्ली प्रोपेस रिमेन इन कंडेंस स्टेट, वो उस समय पे कंडेंस ही रहेगा। यस, तो वो कंडेंस रहने से क्या होगा कि वो एरिया डार्क दिखेगा, और वही कॉन्वर्स में अगर मैं यूक्रोमेटिन की बात करूं तो वो वहां से खुल जाएगा, तो खुलने से क्या होगा, वो लूजली पैक्ड होने से वो खुल जाएगा, तो खुलने से क्या होगा, वो थोड़ा सा लाइट कलर का दिखेगा। दैट्स वाई हमको क्रोमैटिन फाइबर में अल्टरनेटली डार्क और लाइट कलर्स दिखते हैं, एंड द डार्क कलर एरिया दैट इज अ हेट्रोक्रोमेटिन और लाइट कलर एरिया दैट इज अ यूक्रोमेटिन। सर बेसिक बात क्या है, इतना क्यों भाव दे रहे हैं हम ये हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन को? तो बात ऐसी है बच्चों कि डीएनए जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और आपको पता है कि क्रोमोसोम डीएनए से बना है, तो डीएनए जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो डीएनए पे बनता है आरएनए, जो कि है हमको, दैट प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए को खुलना पड़ता है, डीएनए के दो स्ट्रैंड को खुलना पड़ता है। तो ये जो लूजली पैक जो एरिया है वहां का डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में जा सकता है या जाता है, और जो डेंसली पैक एरिया दैट इज हेट्रोक्रोमेटिन, वहां का डीएनए खुलता ही नहीं। तो खुलता नहीं तो वहां का एरिया ट्रांसक्रिप्शन जाता नहीं, मतलब वहां के डीएनए या वहां के जीन का प्रोटीन एक्सप्रेस होता नहीं, क्योंकि आरएनए नहीं बन रहा वहां पे। तो दैट्स व्हाई हेट्रोक्रोमेटिन एरिया इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव एंड यूक्रोमेटिन एरिया दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। That's why heterochromatin area is genetically inactive and euchromatin area is genetically active. बराबर, and heterochromatin area में 2 to 3 times more condensed DNA
पर क्या करते भाई, वो काम का नहीं है। शायद इसीलिए हमने जब एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम को कंपेयर किया था तो हमने बताया था कि जो एक्स क्रोमोसोम में यू क्रोमेटिन ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम, या एक्स क्रोमोसोम के पास हेट्रोक्रोमेटिन कम है एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम, जिससे कि एक्स क्रोमोसोम इज मोर जेनेटिकली एक्टिव देन वाई क्रोमोसोम। तो ये रीजन है यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन को हमको पढ़ने के पीछे का। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।